हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर ही है ये, तो मतलब सेकंड टॉपिक का लेक्चर आई मीन। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन, चैप्टर या टॉपिक जो भी बुलाना है बुला लो। आज हम करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस का डिस्कशन, एंड ये हम पोम्स को स्टार्ट करने के पहले इसीलिए कर रहे हैं ताकि पोम्स डिस्कस करते वक्त आपको कोई भी पोएटिक डिवाइस में इशू ना आए, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को इन शॉर्ट, मैंने वैसे भी डेफिनेशन मतलब इतने लंबे लंबे डेफिनेशन कुछ लिखे नहीं है, तो जो भी नोट्स है, जो भी की एस्पेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम, उसका एक छोटा मीनिंग और एक एग्जाम्पल कि राइम स्कीम का नाम कैसे कैसे क्या होता है, क्यों ABC भी होता है। तो हर एक वैसे ही हर एक पोएटिक डिवाइसेस का एक छोटा मीनिंग विथ वन एग्जाम्पल आपको रखना है, ताकि कभी भी आगे चल के अगर आप पोम खुद भी पढ़ रहे हो और आपको थोड़ा कुछ अपना समझना है कि आर देयर एनी मोर पोएटिक डिवाइसेस, तो आप इन लिस्ट के साथ उस चीज़ को कंसल्ट कर सको। चाहे तो अगर आप कोई और पोम पढ़ रहे हो, कोई पोम लिखने का सोच रहे हो, तो हर एक एस्पेक्ट को सोच के इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस एग्जैक्ट टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल, स्पेशली जो लोग ह्यूमैनिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, स्पेशली उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, दिस इज़ हैशटैग इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाकी सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सबके लिए 100% है तो आपके लिए 110 है। ठीक है, तो चलो बढ़ते क्या आगे विथ आवर फर्स्ट स्लाइड, जिसमें हम समझेंगे कि पूरा लिस्ट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सा है जो हम पूरे सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट देख लो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारा चीज़ है। Rhyme scheme, simile, metaphor, personification, repetition, refrain, anaphora, joinings, consonants, alliteration, imagery, oxymoron, irony, allusion, onomatopoeia, hyperbole, synecdoche, antithesis, apostrophe, metonymy, transferred epithet, symbolism, and the list goes on with our explanation. ठीक है, तो बहुत एलिमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ है, हर एक चीज़ को वन बाय वन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज राइम स्कीम। अब राइम स्कीम होता क्या है? हम गाना सुनते हैं, राइट? हमें गाना सुनना बहुत पसंद है। कोई भी गाना उठा लो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाना, उस गाने में एक रिदम होता है, एक बीट होती है, सिमिलर बीट सिमिलर रिदम्स होते हैं, जिनके वजह से हम उनमें ग्रूव करते हैं, है ना? तो वो बीट, वो रिदम, एक सिमिलर साउंडिंग पैटर्न होना, उसे ही राइम स्कीम कहा जाता है। दैट्स नथिंग एल्स। मतलब जो डेफिनेशन है वो भी देख लो। रिदम बॉट इनटू द पोएट्री आइडेंटिफाइड एज द, दीज आर पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ब्लैक क्यों है ये? पॉइंट नंबर 1 है कि इट इज लाइक द रिदम बॉट इन द पोएट्री। पूरा जो पोम है उसमें जो एक रिदमिक पैटर्न है ना, जिन 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 जिंगाट या फिर कोई भी गाना ले लो, ठीक है, तो एक रिदम आता है हर एक सॉन्ग में, तो वो रिदम राइम स्कीम पोम में लाता है। नेक्स्ट, इट इज आइडेंटिफाइड यूजिंग द लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन। तो अगर यहाँ पे लास्ट वर्ड्स है इतने सारे, हार्ट, मूड, पोट, रूट, तो वैसे हर एक लाइन का हम लास्ट वर्ड्स कंसिडर करते हैं राइम स्कीम समझने के लिए। ठीक है, नेम्ड यूजिंग अल्फाबेट्स। अब इसका क्या मतलब है? हम राइमिंग स्कीम कैसे ढूंढते हैं? राइम स्कीम किस पोम का क्या है वो समझने के लिए हम अल्फाबेट से उनका नाम देते हैं। हमारा नाम भी अल्फाबेट से है ना, लाइक मेरा MAG, अलग अलग अल्फाबेट साथ में, यहाँ पे भी अल्फाबेट से इनका नाम दिया जाता है। कैसे दिया जाता है ये? सबसे पहले हमारा पहला वर्ड जो होगा, पहला वर्ड क्या होता है? हर लाइन का लास्ट वर्ड हम देखेंगे ना, तो पहले लाइन का लास्ट वर्ड जो है उसका साउंड हमारे लिए सबसे पहला यूनिक साउंड है। तो ये कैसे साउंड करता है? हार्ट, हार्ट। तो यहाँ पे नया साउंड है, ऑब्वियस सी बात है, अल्फाबेट्स A से स्टार्ट होती है तो A आ गया इस पे। नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? मूड, हार्ट, मूड।
बहुत ही अलग साउंड्स है ना। तो अगर इसके साथ साउंड सिमिलर नहीं करता है तो नया नाम देना है हमें, अलग नाम है। बी हो गया ये। हार्ट के साथ पार्ट साउंड सिमिलर, हार्ट पार्ट साउंड सिमिलर। तो सिमिलर साउंड अगर आपको कोई चीज़ कर रहा है तो उसको सेम नाम देना होता है। तो अगर हार्ट ए है तो पार्ट भी आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो ए बी ए। लास्ट वाला क्या है? रूड, मूड, रूड, मूड, रूड। साउंड सिमिलर, एक रिदम आ रहा है, तो इसका भी फिर हो जाएगा बी। तो इन 4 लाइंस का पोएटिक डिवाइस आई मीन राइम स्कीम क्या बना? ए बी ए बी। इन 4 लाइंस के लिए इसका नाम है ए बी ए बी। इजी है, अल्फाबेट से नाम दे दिया हमने और राइम स्कीम भी मिल गया कि रिदम कैसा है, कौन सा वर्ड किससे सिमिलर साउंड करता है। अब अलग अलग हो सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड होता, ठीक है, ग्लूड फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ग्लूड यहाँ पे वर्ड है, दिस साउंड सिमिलर टू व्हाट? मूड, रूड, ग्लूड। तो यहाँ पे ए बी बी हो जाता। अगर ये 5 लाइन का स्टांजा होता तो उसका नाम हो जाता ए बी बी, ठीक है। वेरी सिंपल, बस हर एक लाइन के लास्ट वर्ड्स को उठाना है। कूल, सॉर्टेड। राइम्स की बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आएंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे धीरे धीरे धीरे। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पहले, क्या आपको भी वो प्रॉब्लम होती है, वो दिक्कत होती है जो बाकी लोगों को भी होता है? बहुत ही सिली था। बेसिकली कंपैरिजन करना है हमें अब, लेकिन कंपैरिजन में भी 2 टाइप का है, एक सिमिली है, एक मेटाफर है। क्या आप भी कंफ्यूज हो कौन सा सिमिली कौन सा मेटाफर है, कैसे समझे, कैसे अंडरस्टैंड करें? डोंट वरी, क्योंकि हम करने वाले हैं डिटेल डिस्कशन ऑफ सिमिली एंड मेटाफर नाउ। तो अब सिमिली क्या होता है? ये स्माइल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो इसको स्माइल मत बुलाना, ये सिमिली है। सिमिली का मतलब क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन। नाउ व्हेन यू आर कंपेयरिंग थिंग्स, यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है एंड दोनों चीज़ों को क्लियरली दिखाया जाता है। अच्छा यहाँ पे लिखा ही है मैंने, चलो पॉइंट नंबर 1, सिमिली कंपेयर्स 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। नाउ जो 2 चीज़ों के कंपैरिजन किए जा रहा है, मतलब the 2 things that you're comparing basically, they are connected with the words like or as। मतलब जो 2 चीज़ें कंपेयर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल as sweet as sugar, ठीक है। तो as sweet as sugar, तो स्वीट और शुगर को बीच में जोड़ा किससे जा रहा है? as। तो 2 चीज़, शुगर मीठा और स्वीट, 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं? एज या लाइक यूज करके, ठीक है। इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो 2 चीज़ें कंपेयर की जा रही हैं उनका एक क्लियर पिक्चर आप फ्रेम कर पाते हो अपने माइंड में। एग्जाम्पल देख लो, एज वार्म एज अ सन। अच्छा ये वाला गाना है, एज वार्म एज अ सन, एज सिली एज फन, ये वाले गाने में मैंने देखा था आपने बहुत सारे रील्स बनाए हैं। मैं चाहती थी वो एक रील आके डाल देना ताकि आपको हाथों हाथ सिमिली का एग्जाम्पल ही मिल जाए। डीएसपी मेरा लाली मैम का ऐसे ऐड करके आपने एक बनाया था ना, आपने नहीं, आपके सीनियर्स ने बनाया था शायद से। तो वही सेम गाने में पूरा वो गाने का पार्ट ना सिमिली ही है। एज वार्म एज सन, एज सिली एज फन, एज कूल एज ट्री, स्कैरी एज सी। तो हर एक लाइन सिमिली है वहाँ पे, ठीक है। कितना डरावना है? सी, समंदर के ह्यूज वेव्स जैसा या कुछ। तो 2 क्लियर चीज़ें जिनको कंपेयर किया जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल स्वीट लाइक हनी, अगर मैं इसको एग्जाम्पल सेंटेंस बनाऊं, दैट बेबी लुक्स एज स्वीट एज हनी। अगर इस लाइन को मैंने, इस फेस को मैंने एक लाइन में कन्वर्ट किया, उस पर क्या बोल रहे हैं? दिस बेबी, जिसको मैं खा जाऊंगी ऐसे गोलगप्पा बना के, तो दिस बेबी इज एज स्वीट
एज हनी। दोनों जो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है ना, दोनों के क्लियर इमेजेस आपको दिखेंगे कि अच्छा इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, और बीच में लाइक या तो एज आ जाएगा दोनों को जोड़ने के लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट सिमिली इज। सिमिली तो समझ आ गया, अब क्वेश्चन आएगा मेटाफर कैसे अलग है, वो समझते हैं। मेटाफर का मतलब है यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। इनडायरेक्ट मतलब सिमिली में हमने समझ लिया था, दो चीज़ों में जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें क्या होता है, दो चीज़ों को हम क्लियरली समझ सकते हैं, एक ये चीज़ है दूसरा ये चीज़ है, चलो क्लियर पिक्चर आ गया, अब दोनों को कंपेयर करें। बट मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, आपके पास वो दो चीज़ें क्लियरली पिक्चराइज नहीं है कि अच्छा इसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, समझते हैं। मेटाफर इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स अगेन। नो वर्ड्स सच एज लाइक और एज आर यूज्ड। मतलब जैसे सिमिली में आप लाइक या एज यूज करके कंपैरिजन करते हो, यहाँ वो नहीं होता है। तो ये आ गया आपका कैच। आप इजीली डिफरेंशिएट इसी चीज़ से कर सकते हो, अगर आपको कंपैरिजन में दिख रहा है कि लाइक या एज है तो वो सिमिली है, अगर कंपैरिजन है और उसमें लाइक या एज नहीं है तो वो मेटाफर है। इसी से इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ लो, इट इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। क्यों? बिकॉज अ क्लियर पिक्चर कैन नॉट बी फ्रेम्ड। जो दो चीज़ें कंपेयर की जा रही है इनडायरेक्टली, उनको आप क्लियरली इमेज नहीं बना सकते हो। पिछले वाले में जैसे हमने एक वो क्यूट सा बेबी और हनी ला के कंपेरिजन में डाला था, यहाँ वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते उसका एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ मैं। इट इज यूज्ड टू शो दैट वन थिंग इंक्लूड्स द क्वालिटी ऑफ द अदर। यहाँ जो कंपैरिजन होती है ना, उसमें ऐसी कंपैरिजन है मेटाफर में कि जो एक चीज़ है उसमें ये दूसरे चीज़ की क्वालिटीज इंक्लूडेड है, इसीलिए दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, ये वाला पहले देखते हैं। ही इज़ अ काउच पोटैटो। ये देखो, ही इज़ अ काउच पोटैटो। अगर मेरा लाइन है, काउच मतलब सोफा है, पोटैटो मतलब आलू है, तो मैंने अगर ये बोला ही इज़ अ काउच पोटैटो, उसका ये मतलब नहीं कि वो एक आलू है जो सोफे में बैठा है। ये बस ऊपर से जो लिखा है उसका इमेजिनेशन है। इसका एक्चुअल ये मतलब है कि वो लड़का बहुत लेजी है। तो एक लड़का जिसमें काउच पोटैटो या लेजीनेस का क्वालिटी है, वो कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, दैट्स द हिडन कंपैरिजन। और एग्जांपल्स ले लो, चिमनी फॉर अ नोज, मतलब नाक के जगह चिमनी है। ऐसा कभी होता है कि आप में से किसी का नाक के पास नाक के जगह चिमनी बनाई हुई है? ऐसे मेरी तो नहीं है, मेरी तो नाक है, मेरी चिमनी नहीं है यहाँ पे। तो मतलब क्या यहाँ पे मीन किया गया है कि जो ड्रैगन्स होते हैं ना, ड्रैगन्स का नाक जो होता है वहां से धुआं निकलता है। अब देखो, वो मुंह से आग उगलता है तो धुआं कहीं से तो निकलेगा, मतलब इधर ही से निकलेगा। ठीक है, बाकी जगहों से धुआं नहीं निकलता, आवाज निकलती है। तो चिमनी फॉर अ नोज मतलब उसका एक्चुअल ये मीनिंग था कि ड्रैगन्स का जो नाक होता है वो चिमनी जैसा होता है। क्यों? चिमनी का काम होता है धुआं निकालने का, तो ड्रैगन्स के नाक से भी धुआं निकलता है, इसीलिए उसको ड्रैगन को बोला जाता है ड्रैगन्स हैव चिमनी फॉर अ नोज। ठीक है, उनका नाक चिमनी जैसा होता है, उसमें से धुआं निकलती है। नेक्स्ट, ही इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। इसका ये मतलब नहीं कि उसका ह्यूमन हार्ट हटा के गोल्ड का हार्ट बना के यहाँ पे डाला हुआ है, नहीं है भाई, उसमें मर जाएगी लड़की, मारना थोड़ी है किसी को। उसका ये बोलने का ये मतलब है कि उसका दिल बहुत साफ, बहुत अच्छा है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड बहुत प्रेशियस होता है, और किसी का दिल, कोई अगर मन से बहुत अच्छा सच्चा होता है तो उससे उतना ही प्रेशियस माना जा रहा है कि शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। क्लियर? मेटाफर डन, सिमिली डन, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर फिर भी मैं डिफरेंस लाने का सोचूं तो सिमिली में क्या होता है, एक तो है आपका डायरेक्ट कंपैरिजन है, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन,
अब डायरेक्ट कंपैरिजन इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन में एक क्लियर पिक्चर बन जाता है, और इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर पिक्चर नहीं बनता ऑफ या बिटवीन द टू थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, हमेशा जो दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है उसे दे आर कनेक्टेड कैसे? लाइक या एज, मतलब एज वार्म एज सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो चीजें कंपेयर होती हैं उसके बीच में लाइक या एज आता है, तो वो दोनों कंपैरिजन के चीजों को एज या लाइक जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे नो कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक डिफरेंस समझने के लिए। बाकी तो एग्जाम्पल्स हमने दी हुई है, पूरा चीज समझ लिया। ठीक है, ये दो मेजर चीज है हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है और पूछे कि ये सिमिली या मेटाफोरिक क्या है। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे आगे पर्सोनिफिकेशन के पास। पर्सोनिफिकेशन के लिए मैं अपना बॉटल लूंगी। हाँ, तो देखो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है। मेरी बॉटल उड़ने लगी, पंख तो नहीं है इसके पास, तो उड़ने कैसे लगी, है ना। मेरा बोलने का ये मतलब है, जब आप किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन क्वालिटी देते हो, दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। मेरा लाइन क्या था? किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन क्वालिटी देते हो तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो बेटर समझते हैं। मैंने वर्ड्स क्या क्या यूज किए? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग, नहीं नॉन ह्यूमन, लिविंग गलत है। ला 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 ला। हाँ, ओके, तो जब आप कभी किसी भी नॉन ह्यूमन चीज में क्या क्या आता है? कोई भी सामान आ गया, बर्ड्स, एनिमल्स आ गए, क्रीचर्स आ गए, जैसे कि इनका मतलब क्या है? थिंग्स में कोई भी आ गया, टेबल, चेयर एटसेट्रा। एनिमल में कोई भी एनिमल आ गया, डॉग, कैट, लायन एटसेट्रा। क्रीचर्स में कोई भी इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, कुछ भी, कोई भी नॉन ह्यूमन चीज, इंसान को छोड़ के दुनिया में किसी चीज को भी अगर आप कोई ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हो, जैसे कि हमने वो एड देखा है ना ग्लूकॉन डी का, सूरज स्ट्रॉ के मदद से हमारा पूरा एनर्जी चूस के खा जाता है, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। सूरज को ह्यूमन क्वालिटी दे रहा है, जैसे वो खाना पाने से जूस पी रहा है हमारे अंदर से, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो कोई भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन क्वालिटी देना इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्वालिटीज इंक्लूडिंग एक्शंस, प्रोनाउंस एटसेट्रा। मतलब सिर्फ हाथ पैर चलाना, मूवमेंट करना, बातें करना, ये भी नहीं, सिर्फ एक्शंस नहीं, प्रोनाउंस भी इंक्लूड होता है। जैसे अगर आपने किसी एनिमल को ही या शी बोला, एनिमल्स को इट बोलते हैं, वो न्यूटर जेंडर होता है, अगर आपने उसको ही शी प्रोनाउन दिया, ह्यूमन प्रोनाउंस दिया, तब भी आप उसे पर्सोनिफाई कर रहे हो। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड एनिमल, थिंग्स, क्रीचर्स, बर्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब नॉन लिविंग क्यों हो रहा है भाई? नॉन ह्यूमन है। नॉन लिविंग नहीं है, नॉन, बहुत मोटा है, यहीं पे लिख देती हूँ नॉन ह्यूमन। हाँ, तो कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग अगर आप ला रहे हो, इट कैन इंक्लूड कैटेगरीज ऑफ एनिमल, थिंग्स, क्रीचर्स, बर्ड्स एटसेट्रा।
एग्जाम्पल देख लो, ये बहुत ईजी है पर्सोनिफिकेशन। द मून लेजली क्लाइम द स्काई। अब हमें पता है कि सन सेट होने के बाद हमें मून दिखने लगता है, वो भी ऐसे जाता है ना। तो मून धीरे धीरे पहले एक एंगल पे होता है, फिर ऊपर चढ़ते रहता है, फिर टॉप पे चलता है, फिर धीरे धीरे उतरता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि मून लेजीली क्लाइम्ड द स्काई, एज इफ वो ऐसे सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जा रहा हो। ह्यूमन क्वालिटी दिया जा रहा है कि लेजीली, मतलब बहुत सुस्ता के धीरे धीरे चल रहे हैं यार, चलो जाना है तो चलते हैं, ऐसा काइंड ऑफ। ठीक है। द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। तो सन किस पिक्चर तो हम सबको पसंद है, बट सन आपको किस थोड़ी कर सकता है कि भाई जल जाओगे, मर जाओगे, मर जाएगा तू। तो इट्स जस्ट अ सेइंग कि वो सन के रेज आपके स्किन पे आ रहे हैं, अपेरेंटली द सन इज किसिंग यू, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूमन एक्शन। ठीक है। द सिटी नेवर स्लीप्स। शहर कभी सोता नहीं है, ये शहर हमेशा अलाइव है, एक्टिव है। अब शहर शहर होता है, उसको हम नेवर स्लीप मतलब कभी सोता नहीं है, कभी मतलब ऐसा नहीं। अगर हम ये क्वालिटीज दे रहे हैं ना, इट इज अगेन ह्यूमन एक्शन जो कि एक नॉन ह्यूमन थिंग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, द बेड ग्रोन व्हेन द डॉग जम्प्ड ऑन इट। अगेन बेड तो चिल्लाता नहीं है ना, बेड बेड होता है, बट यहाँ पे ऐसा कहा गया कि व्हेन द डॉग जम्प्ड ऑन द बेड, बेड चिल्लाने लगा, मुझे चोट लगी है, काइंड ऑफ। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन डन। अब बढ़ेंगे आगे टू द नेक्स्ट वन। तो आर नेक्स्ट डिवाइस इज नोन एज एलिटरेशन। अब एलिटरेशन होता क्या है? बेसिकली इट मीन्स जब किसी मतलब किसी एक लाइन में मल्टीपल वर्ड्स बिगिन विद द सेम साउंडिंग वर्ड, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल समझने के लिए ना एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को बुलाते हैं, उनसे कुछ बुलवाते हैं। चलो, सबसे पहले आएंगे आपके बहुत ही चहीते, सबसे पहले आएंगे आपके सबसे चहीते मैथ्स के सर। क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता मुझे। My name is Kuldeep Bhandari. Okay. How can I help you? I would like you to help me, do me a Yeah, favor. yeah. You just need to talk about a tongue twister. हाँ? हाँ जी? एक टंग ट्विस्टर मैं आपको दूंगी, आपको okay, वो okay. बच्चों को 5 बार बोल के दिखाना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। वही ना? तो जैसे हम हिंदी की चाची। हाँ, चंदू की वो चाची, जैसे हाँ। वो एक एग्जाम्पल वो रखा हुआ है बच्चों के अच्छा। अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आपको ऊपर वाला लेना है। ये हाँ। How much would a woodchuck chuck if a woodchuck? ये कितनी बार बोलना है? ये 5 बार बोलना 5 है। बार बोलना है। ये मैं लो। तो इसको 10 बार बोल दूंगा। How much would a woodchuck chuck if a woodchuck? How much would नीचे भी है तो। अच्छा, ये पूरा पढ़ना है। चक wood. Oh, could chuck wood. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? देख के तो बहुत इजी हो जाएगा ना, बिना देखे याद नहीं होगा ना। How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a? भाई बहुत बोरिंग है यार, ये बोलना ही बोलना है। woodchuck could chuck wood. 3 बार हो गया। हाँ, 3 बार हो गया। राउंड 2 राउंड 2 लेवल अप। बोलना है। नेक्स्ट लास्ट के 2 बार बिना देखे बोलना है। पीटर पाइपर, पाइपर ही है ना? सही बोल रहा हूँ। पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। भाई ये क्यों भाग गया? पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। हाँ, बिना देखे बोलूं? पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। हाँ, देखो बोल दिया ना। तो इसमें है क्या वैसे? इसमें जैसे हमारा चंदू के चाचा ने वाला कॉन्सेप्ट है ना, च च च साउंड रिपीट होता है। अच्छा, पी 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 पी। अच्छा, तो स्टार्टिंग के साउंड्स हर एक वर्ड में सेम होता है, तो इनको एलिट्रेशन बोलते हैं। ओह नाइस गाइस, आपको याद रहेगा अब जिंदगी भर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, मैं भगवान को हाँ भेजो। तो मतलब एज सिंपल एज इट लुक्स, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सर ने जैसे बोला उसको साइड कर देते हैं। एलिट्रेशन इज वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। ठीक है। कि जस्ट जैसे हमने देखा प प प प प प
sound is repeating. So basically we are dealing with consonant sounds and multiple words में जो initial consonant sound होता है वो repeat होता है in more than one word. ठीक है, इसी पीसी सिंपल. एक शॉर्ट रिविजन बिकॉज बहुत मस्ती हुई है तो एक बार सीरियस नोट में सुन लो. एलिट्रेशन मतलब होता है मल्टीपल वर्ड्स में जो इनिशियल साउंड होता है ना, कॉन्सोनेंट इनिशियल साउंड, वो सिमिलर होता है. अब इनिशियल मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग या बिनिंगिंग, जो भी बोलना है बोल लो. ठीक है, तो मल्टीपल वर्ड्स के स्टार्टिंग साउंड सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, उसे एलिट्रेशन कहेंगे. ठीक है, आगे बढ़े. चलो लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट आएगा हमारा रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन में बेसिकली यू आर रिपीटिंग ईदर अ वर्ड और अ फ्रेज कंप्लीटली. मतलब यू आर रिपीटिंग अ वर्ड और अ फ्रेज मल्टीपल टाइम्स ईदर थ्रू आउट द पोम और इन अ स्पेसिफिक स्टांजा, एनीथिंग. सिंपल मतलब ये होता है कि एक पूरा पोम है, एक वर्ड को बार बार यूज किया गया, या एक फ्रेज को, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में बार बार यूज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रेपिटेशन. ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिजाइंड जगह नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हो सकता है, सिर्फ यहीं पे हो सकता है. एनी प्लेस असाइंड, वो कहीं भी स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, हर जगह आ सकता है. दैट इज रेपिटेशन. इट इज यूज्ड, इसको यूज क्यों करते हैं? टू ले एम्फोसिस ऑन समथिंग स्पेसिफिक. कोई एक ऐसा चीज है जिस पे पोर्ट फोकस करना चाहता है कि हम रीडर्स उस चीज पे थोड़ा एम्फोसिस करें, तो इन दैट केस या इन दोस टाइम्स हम रेपिटेशन यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि एक वो गाना है ना, वी विल रॉक यू, तो वहां पे वी विल रिपीट में है. क्यों? क्योंकि हम हम रॉक करेंगे, तो वो हम चीज को दिखाने के लिए वी विल को 2 बार बोला गया. आगे देखते हैं. समटाइम्स इट इज ऑल्सो डन फॉर प्लीजिंग इफेक्ट टू द ईयर्स. मतलब कुछ टाइम्स ऐसे हो सकता है कि रिपीट कर रहे हैं, मे बी कोई राइम स्कीम लाने के लिए रिपीट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो वहाँ पे तब 2 पोएटिक डिवाइसेस हो जाएंगे, राइम स्कीम भी होगा और ये भी रेपिटेशन भी होगा. चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं. हमारे जो पहले टाइम्स के बचपन में हम नर्सरी राइम्स पढ़ा करते थे, Twinkle, twinkle, little star, या बाबला black sheep, have you any wool. तो कोई भी पोएटिक डिवाइस ले लो, कोई भी पोम ले लो, बचपन का राइम्स ले लो, उनमें रेपिटेशन आपको मिलेगा. मतलब 90% चांस है हर एक बचपन के हमारे जो भी राइम्स होते थे, नर्सरी राइम्स, उनमें आपको रेपिटेशंस मिलेंगे. जैसे ट्विंकल ट्विंकल, बाबा ब्लैक शीप, तो कुछ ना कुछ, जॉनी जॉनी यस पापा, तो हर एक में आपको दिखेगा रेपिटेशन. जैसे कि ये वाला हमारा, हमने अभी एलिट्रेशन किया, चंदू के चाचा ने चंदू, तो चंदू चंदू इज रिपीटिंग हियर ऑल्सो. कुछ गाने हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वो गोरी 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 टाइप्स थिंगी, द वर्ड गोरी 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 इज रिपीटिंग. एक फ्रेज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाता है गानों में, तो दैट इज रेपिटेशन. इवन ये भी, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, गाना गाओ बहुत हो गया, बस आगे बढ़ते हैं. ठीक है, रेपिटेशन इज क्लियर, इजी है, सिंपल है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आएंगे एनाफोरा पे. अब एनाफोरा क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल. एनाफोरा का मतलब ये होता है कि अगर जो लाइंस है ना पोम में, मल्टीपल लाइंस सेम वर्ड या सेम फ्रेज से शुरू होता है. मतलब समझो, सपोज एक पोम है जिसमें फर्स्ट स्टांजा में 3 लाइन है, सेकेंड में 4 है, तो अगर कोई भी पोम में कंसेक्यूटिव 2 या 3 लाइन सेम वर्ड या सेम फ्रेज से शुरू हो रहा है, दैट इज नोन एज एनाफोरा. एग्जाम्पल देखो, एवरी ब्रेथ, एवरी मूव, एवरी बॉन्ड, एवरी स्टेप, तो 4 कंसेक्यूटिव लाइन्स. इट इज इंपॉर्टेंट कि वो कंसेक्यूटिव हो, एक के बाद एक हो. ठीक है, तो 4 कंसेक्यूटिव लाइन्स बिगिन विथ द सेम वर्ड, इसीलिए ये हमारा एनाफोरा है. ठीक है, एनाफोरा का एक और कैच है, वो बताती हूँ.
तो एनाफोरा इज सिंपली रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज इन द बिगिनिंग या इन द बिनिंगिंग, ठीक है, ऑफ मोर देन वन कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव क्लॉज और सेंटेंस। यहाँ पे है हमारा कैच। अब क्लॉज या सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है ना। तो बहुत टाइम्स पोम में जो लंबे लेंदी पोम्स होते हैं ना, ऐसा हमने देखा है कि एक ही लाइन में दो अलग अलग सेंटेंसेस या दो अलग अलग क्लॉजेस प्रेजेंट है। तो इन सच केसेस एनाफोरा एक ही लाइन में दो बार आ सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एवरी ब्रेथ यू टेक, अगर ये पोम या ये लाइंस ऐसे नहीं होके ये लाइन यहीं पे होता, एवरी ब्रेथ यू, अच्छा नहीं, एवरी मूव यू मेक, सॉरी, अगर ऐसा होता, ठीक है, ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन इधर आ गया है इसके साथ, तो इन दैट केस ऑल्सो एवरी इज एन एनाफोरा। अब बात को समझो, आपको समझ कैसे आएगा कि दो अलग फ्रेजेस एक लाइन में, बीच में एक कॉमा या कुछ आएगा, या तो कॉमा या तो कोई ना कोई पंक्चुएशन आएगा। इन दैट केस आपको समझ आएगा कि ये एक अलग सेंटेंस है, ये अलग क्लॉज है, ठीक है, क्लियर। एक और गाना आ गया, तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तो तुम ही इज द एनाफोरा इन हियर, ठीक है, तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन। डांस, क्या मतलब गाना और डांस आए और खाना आए, इनमें रिएक्ट मैं ना करूं, दैट इज इम्पॉसिबल। चलो लेट्स डिस्कस समथिंग नाउ। एक क्विक रिवीजन लेते हैं, हमने क्या क्या किया। हमने कर लिया राइम स्कीम। राइम स्कीम में क्या होता है, जब मल्टीपल लाइंस के हम लास्ट वर्ड्स लेते हैं और उनके थ्रू हम ये समझते हैं कि इसी पोम में राइम मतलब रिदम है कि नहीं, राइम स्कीम है कि नहीं। ऑल्सो इसके साथ एक और चीज़ समझना है कि अगर किसी पोम में हमने देखा कि उनके लास्ट मतलब हर एक लाइन के लास्ट वर्ड्स एक दूसरे से मैच कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, नाम जब दे रहे हो तो ABCDE ऐसे चल रहा है, तो इन दैट केस ऐसे पोम को हम क्या बुलाते हैं? ऐसे पोम को हम बुलाते हैं फ्री वर्स, ठीक है, ऐसे पोम को हम बुलाते हैं फ्री वर्स, मतलब इनमें कोई राइमिंग या कोई रिदम है ही नहीं। अगर वो रिदम नहीं है, इट इज फ्री ऑफ रिदम, तो फ्री वर्स, खत्म, ठीक है। फिर हमने कंपैरिजन देखा। कंपैरिजन किसके साथ देखा? सिमिली और मेटाफर के साथ हमने कंपैरिजन्स देखे दो चीज़ों को। एक मैंने टेबल बनाया जिसमें हमने दोनों के कंपैरिजन्स को क्लियर से समझा। नेक्स्ट हमने रेपिटेशन देखी, हमने एलिटरेशन देखा, हमने एनाफोरा देखा, और क्या देखा हमने? पर्सोनिफिकेशन देखा। तो इन केसेस में हमने एक रिदम वाला कर लिया, राइम स्कीम फ्री वर्स एक रिदम वाला हो गया। कंपैरिजन का जो है सिमिली मेटाफर वो हो गया। ये तीन जो है ये कैटेगरी ऑफ रेपिटेशन में आते हैं। तीन रेपिटेशन कैटेगरी के हो गए, एक पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब बढ़ेंगे आगे टू द नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीफ्रेन। अब रीफ्रेन क्या होता है? देखो, रीफ्रेन इज लिटिल और काइंड ऑफ सिमिलर टू रेपिटेशन, लेकिन पूरा सेम नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, वो समझेंगे, ठीक है। अब रीफ्रेन का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। रीफ्रेन इज रेपिटेशन ऑफ अ लाइन और मोर देन वन लाइन। जनरली हम एक कंप्लीट क्लॉज या लाइन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे वर्ड्स रिपीट नहीं होता, या तो एक पूरा क्लॉज या एक पूरा लाइन एक से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, लेकिन उस लाइन के रिपीट होने का एक पैटर्न है, ठीक है। जनरली मतलब हर जगह नहीं आता रहता है, कहीं भी एक पैटर्न में वो लाइन रिपीट होता है। यूजुअली दिस रेपिटेशन इज सीन एट द एंड ऑफ द स्टांजा और एट रेगुलर इंटरवल्स इन द पोम। मतलब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं यहाँ पे, कार्ल सोलोमन, आई एम विथ यू इन रॉकलैंड। तो ये जो फ्रेज है आई एम विथ यू इन रॉकलैंड,
Where you're madder than I am, I'm with you in Rocklin. Where you must feel very strange, I'm with you in Rocklin. तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, एक पूरा क्लॉज यूज करके हम उसे मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरवल पे. मतलब इसका फॉर्मेशन या इसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि एक लाइन के बाद बाद ये चीज़, मतलब वो बताना चाहता है कि तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ इन चीज़ों पे, है ना. तो इन दैट केस मैं हूँ साथ तेरे, वो गाना है ना, तो उसमें देखना हर एक बार 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 बोलता है मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे. यहाँ पे भी रिफ्रेन में क्या हो रहा है, एक चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए एक पूरे लाइन को या एक पूरे क्लॉज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं एक इंटरवल पे. हो सकता है एक लाइन बाद बाद जैसे यहाँ पे हो रहा है, हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 स्टांजास है, ठीक है, तो हर स्टांजा के एंड पे रिपीट हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है. तो एक पैटर्न में एक क्लॉज या एक लाइन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होना इज रिफ्रेन. ठीक है, चलो. एंड देयर कैन बी मल्टीपल रिफ्रेन्स इन अ पोम. जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें 1 2 3 4 बारी रिपीट हुआ है. क्लियर? रेपिटेशन और रिफ्रेन में क्या डिफरेंस है? रेपिटेशन में एक वर्ड या एक फ्रेज रिपीट होता है, यहाँ पे रिफ्रेन में यहाँ पे एक क्लॉज या एक सेंटेंस रिपीट हो रहा है. मार्क माई वर्ड्स क्लियरली. रेपिटेशन में क्या होता है, आपका एक वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है. यहाँ पे क्या होता है, एक क्लॉज या एक कंप्लीट लाइन इज रिपीटेड. इसका कोई इंटरवल नहीं है, नो स्पेसिफिक इंटरवल और डिजाइन्ड स्पॉट. यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड इंटरवल होता है और ये स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड इंटरवल्स के बाद बार बार आपको दिखेंगे, या तो हर स्टांजा के एंड पे, या तो हर लाइन के बाद या कोई ना कोई एक पैटर्न होगा, एक बार स्टार्टिंग में एक बार एंडिंग में, कोई ना कोई पैटर्न पे रिपीट होता है. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेपिटेशन एंड रिफ्रेन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो अब आएंगे कॉन्सोनेंट्स पे. हमने एलिटरेशन देख लिया था, राइट, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा था लेकिन उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन था. जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा था वो वर्ड के स्टार्टिंग में था. कॉन्सोनेंट्स जो है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड को लेके रिपीट मतलब डील करता है, लेकिन इसका एक कैच है, इसमें कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग में ही होना पड़ेगा हर एक वर्ड के. दैट इज एलिटरेशन. कॉन्सोनेंट वो होता है, कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड इन मल्टीपल वर्ड्स, लेकिन उनका प्लेसमेंट डिफरेंट होता है. किसी का बीच में हुआ, किसी का एंड में हुआ, किसी का स्टार्ट में हुआ. ऐसे अगर डिफरेंट वर्ड्स में प्लेसिंग अलग अलग जगह पे है लेकिन सेम कॉन्सोनेंट साउंड है तो वो कॉन्सोनेंट्स है. और अगर सेम स्टार्टिंग में ही सेम साउंड्स आ रहे हैं तो वो एलिटरेशन है. ठीक है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस. माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक. माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक. क साउंड जो है, एक का यहाँ पे स्टार्टिंग में है, ये बीच में है, ये भी बीच में है. तो देयर इज नो डेजिग्नेटेड स्पेस की जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो वो क्या हो रहा है, स्टार्ट में आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ठीक है,
डिफरेंस समझना, ठीक है, एलिटरेशन और ये अपना है कॉन्सोनेंट्स। तो इनमें डिफरेंस ये होता है, एलिटरेशन का एग्जांपल ले लो, ठीक है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अगर ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, इसमें एलिटरेशन में क्या होता है, हर वर्ड में जो कॉन्सोनेंट साउंड है, वी आर डीलिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, राइट, तो दोनों में ही कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड इज ओनली इन द बिगिनिंग, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो हर एक वर्ड के बिगिनिंग में ही आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है इसमें, ठीक है, हर एक वर्ड के बिगिनिंग में ही कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। अरे सॉरी, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, अगर हमने एग्जांपल पिछले वाला क्या था, एग्जांपल ले लिया, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, तो इसमें माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, ये जो क साउंड है ये एक मिडिल में है, ये भी मिडिल में है, ये भी मिडिल में है, किसी में शायद एंड में हुआ। तो हम क्या समझ रहे हैं, पोजिशनिंग वाइज एलिटरेशन में क्या होगा, हर एक वर्ड के स्टार्टिंग में वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स में क्या होगा, मल्टीपल वर्ड्स है, प्लेसमेंट बीच में हो सकता है, एंड में हो सकता है, फिर बीच में हो सकता है, फिर स्टार्ट में हो सकता है, तो पोजिशनिंग फिक्स नहीं है, ठीक है। दस कम्स द मेन डिफरेंस, नो this has a fixed position and consonants में there is no fixed position. This is the basic या main difference between alliteration and consonants, ठीक है, समझ लो एक बार, main basic difference between alliteration and consonants। क्लियर है, सिंपल है, इजी है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, अशोनेंस। अब अशोनेंस जो है ना वो बहुत तरीके से कॉन्सोनेंट से सिमिलर है, बट एक रीजन से अलग है, वो ये है कि हम यहाँ पे वावल साउंड्स को लेके डील करें। अशोनेंस बेसिकली ये होता है व्हेन यू हैव द सेम वावल साउंड्स रिपीटिंग इन मल्टीपल वर्ड्स, लेकिन उसका कोई एक स्पेसिफिक प्लेस डिजिग्नेटेड नहीं है। जैसे एलिटरेशन में सिर्फ पहले होना चाहिए, अशोनेंस का वैसा नहीं है। अशोनेंस का इन दैट टर्म्स कॉन्सोनेंट्स जैसा है कि प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन वी आर डीलिंग विद वावल साउंड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, हिज टेंडर एयर माइट बेयर हिज मेमोरी, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन्स। सो ये अगर आई ले लो, रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन्स, तो एक में आई है टूवर्ड्स द एंड, एक में आई है स्टार्टिंग में, एक में आई है अगेन टूवर्ड्स द एंड, एक में आई है इन द मिडल, एक में आई है अगेन टूवर्ड्स द मिडल। तो प्लेसमेंट ऑफ द वावल साउंड कैन बी एनीवेयर इन द वर्ड, लेकिन द सेम वावल साउंड होना चाहिए इन मल्टीपल वर्ड्स, ठीक है। वही बताया कि द प्लेसमेंट ऑफ द साउंड इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है साउंड and not the alphabet, क्योंकि बहुत टाइम होता है ऐसा कि ओ का साउंड हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें आवर आया है, HOUR, आवर, तो आप उस टाइम सोचोगे अच्छा यहाँ पे H है, हम O यूज कर रहे हैं, ये काउंट होगा नहीं होगा। दैट इज वाई आई से अशोनेंस में हमेशा, नॉट जस्ट अशोनेंस, अशोनेंस, एलिटरेशन, कॉन्सोनेंट्स, इन सब में आपको साउंड पे फोकस करना होता है, ठीक है। डन, चलो बढ़ेंगे आगे। ओह, आज के लिए इतना ही, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। जो भी हमने किया है नोट डाउन कर लेना अच्छे से एंड मेक श्योर यू आर लुकिंग इनटू इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली। मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। गुड बाय गाइस।